दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पर चर्चा करेंगे और मूल अधिकार से जुड़ा हुआ तमाम डायमेंशन को कवर किया गया है। मेरा मानना है कि हम 95 ही टॉपिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन होलिस्टिक पूरा समझ होना चाहिए। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वह आपको छोड़कर नहीं जाएगा। पता चलता है हम पूरा किताब पढ़ लिया, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, वैसा मेरे यहाँ संभव नहीं है। बस आपको ये इंश्योर किया गया है कि आप 95 टॉपिक्स पढ़ के जाइए, क्वेश्चन लड़ जाएगा, बस लड़ेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बिना पढ़े आप बीपीएससी में एसडीएम बनने के लिए शॉर्टकट रास्ता हम तो नहीं जानते हैं। अगर आप 95 टॉपिक्स, अब मान लीजिए जीएस पेपर 1 और 2 में अगर आप 95 नहीं पढ़िएगा, 450 पेज नहीं पढ़िएगा तो पढ़िएगा क्या? 95 तो पढ़ना ही पड़ेगा। हम तो आपको करेंट में जो है, जहां हर महीने 20 करेंट आता है, हम टोटल साल भर में 20 करेंटे पढ़ाते हैं। पूरा लक्ष्मीकांत है, कम से कम जो है 30 टॉपिक्स है, हम आपको 15 से 16 टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। साइंस टेक में पूरा किताब मोटा मोटा आपको मिल जाएगा, हम छांट के जो है मुश्किल से 60 पेज का साइंस टेक पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन आता है। अब इससे आसान और सस्ता रास्ता मुझे नहीं लगता है कि कोई हो पाएगा। तो सब बात होती रहती है। दोस्तों आप लोग अच्छा से पढ़िए। जीसीएस आईएएस हमेशा आप लोगों के हितों के लिए ही प्रयास करता है। दोस्तों हमारी भी कुछ सीमाएं होती है, इसलिए हम एडमिशन के लिए बार बार प्रचार करते हैं। तो इसी कड़ी में फिर भी अगर आप 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में उच्च स्तरीय और एक्सेलेंट प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आप टीम जीसीएस आईएएस का मेंस बैच स्टार्ट हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल क्योंकि यह गतिशील बैच है, एग्जाम से 20 दिन पहले तक का करेंट अफेयर्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन करेंट अफेयर्स 20 से 25 से होगा। जो मेन होगा वही, जो वहां पूछा जाएगा वही पढ़ाया जाएगा, अलर जाता है। तो बैच ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उसका चार्ज सबसे कम 2500 है। साल भर में 2500 रुपया लेते हैं। इससे आसान क्या होगा, सस्ता क्या होगा? एक साल का मेंस बैच का। तो दोस्तों ये तो आपको सूचना साझा किए हैं। अब हम लोग मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मौलिक अधिकार के डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले हम वर्गीकरण किए हैं। वर्गीकरण में 2 सेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, एक समता का अधिकार और एक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसी में अनुच्छेद 21 आता है। ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट, हम या आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, या एक सामाजिक समानता, समाज में जो समरसता है, ये दोनों का बहुत बड़ा रोल है उसमें। और इसके अलावा शोषण का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये सब का वर्गीकरण है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं मूल अधिकार की विशेषता, और उसके बाद दिखाएंगे महत्व, उसके बाद आलोचना। हम सभी देखिए बीपीएससी में क्या होता है, कभी आलोचना से एक पंक्ति उठा देता है। अब देखिए 65 में ही असंख्य प्रतिबंध अपवाद, यानी एक हाथ से प्रदान करता है एक हाथ से लेता है। कैसे पूछ दिया था? इस हेडिंग से उठा दिया था। हो सकता है कभी संकट काल में स्थगन, कभी जो है मौलिक अधिकार के जो उपचार है, रक्षा उपचार है, वह काफी महंगा हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो इसी तरीके से, या कभी विशेषता से पूछ देगा मौलिक अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है, विवेचना करे या आलोचनात्मक मूल्यांकन करे। अब जो है इसको जो है बनाना है। तो इसी तरीके से सारा डायमेंशन जीसीएस आईएएस का मानना ही है कि कम ही पढ़ाएंगे, लेकिन अच्छा से पढ़ाया जाए ताकि आप लोग जो है एसडीएम बने। हम तो हमेशा प्रयास किए हैं, और यही कारण है कि हमारे 65 बीपीएससी मेंस बैच में हर चौथा लोग इंटर मेंस पास किए हैं। रिकॉर्ड मार्केट में कोई कोचिंग ऐसा नहीं होगा जिसके मेंस बैच से हर चौथा लोग जो है 65 में इंटरव्यू दे रहा होगा। अभी रिजल्ट आएगा 30 सितंबर के आसपास आ जाएगा, देखिएगा उसमें बड़े पैमाने पर रिजल्ट हो रहा है।
तो बातें बहुत हो गई। अब हम लोग मौलिक अधिकार की, सबसे पहले मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आ जाएगा तो भूमिका मौलिक अधिकार का ही लिखिएगा। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है वह अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी समुचित शारीरिक मानसिक, समझ रहे हैं, शारीरिक से लेकर मानसिक विकास के लिए जो है यह मूलभूत होता है। यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है और संविधान में ही इसकी रक्षोपाय की व्यवस्था की गई है, जैसा कि अनुच्छेद 32, यानी न्यायालय द्वारा यह परिवर्तनीय होता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक, भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। बस आपको ऊपर लिख लेना है, तब जो है अब नीचे से आपको जो है बढ़ना है। अब हम लोग मौलिक अधिकार, आप थोड़ा सा भूमिका में बस इतना ही लिखना है, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उस पर आपको चला जाना है। समय कम रहता है, 4 पेज लिखना है, इसलिए आपको ज़्यादा अपने आप को नॉलेज दर्शाने की जरूरत नहीं है। सटीक लिख के आइए, रिजल्ट हो जाएगा, साफ सुथरा सटीक रिजल्ट हो जाएगा। तो मौलिक अधिकार की भूमिका देख लिए। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होता है और नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं और संविधान द्वारा ही रक्षोपाय की व्यवस्था की जाती है। यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। अब हम लोग मौलिक अधिकार की वर्गीकरण पर आने से पहले इसकी विशेषता पर देख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है? देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। अब कहिएगा राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कैसे करता है? तो राजनीतिक लोकतंत्र में जो है क्या होता है कि व्यक्ति के जो है विश्वास, व्यक्ति के वाक अभिव्यक्ति, यहाँ लिखा हुआ है वाक अभिव्यक्ति, सम्मेलन की स्वतंत्रता, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता, जुलूस निकालने, गाना बजाना, जैसे कि राजनीतिक चुनावी सभा किया जाता है, या मान लीजिए आप ही कोई सभा करते होंगे, सभा करते हैं ना, या सरकार को जो है प्रतिरोध करने के लिए जो है आप एक शांतिपूर्ण सभा करते हैं, संगम, आपस में क्लब बनाते हैं। क्लब, बहुत सारा युवा क्लब है, आप देखे होंगे बहुत सारा क्लब है, क्लब या कंपनी का गठन करते हैं, समझ रहे हैं, इसी सब से होता है। या कोई व्यवसायिक संगठन बनाते हैं। संचरण का, भारत के कहीं भी, भारत के किसी भी राज्य में जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आपका अधिकार है। कारोबार, वृत्ति उपजीविका, कारोबार, व्यापार करने की स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। इसके अलावा जो है कानून की समता प्राप्त है, कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, विशेष करके धर्म, वंश, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कानून भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। आप देख रहे हैं समाज के कमजोर वर्गों की भी रक्षा उपाय की व्यवस्था की गई है। तो आप देखेंगे इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो कुल मिलाकर ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है, राजनीतिक लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रता होती है, विचार, विश्वास, उपासना, भेदभाव का निषेध, ये सब आपको प्राप्त है भारत के संविधान में। आप देख रहे हैं राजनीतिक दल का जो गठन होता है, इसमें भी अनुच्छेद 19 का योगदान है। सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें भी जो है स्पष्ट है। तो आप मौलिक अधिकार की जो है विशेषता में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कैसे करता है आप जान रहे हैं। आपको इसी के अधिकार के तहत अगर चुनाव में खड़ा होते हैं तो मतदाताओं के सामने जाकर प्रणाम करते हैं, जाकर जाने का स्वतंत्रता है, देख रहे हैं ना, या एक दूसरे से संवाद स्थापित करने की स्वतंत्रता है। प्रेस के माध्यम से अपना सूचना प्रकट कराते हैं, विज्ञापन देते हैं, चुनावी प्रचार करते हैं, पोस्टर लगवाते हैं, ये सब राजनीतिक नागरिक स्वतंत्रता में शामिल है। उसके बाद नकारात्मक, देखिए मौलिक अधिकार का जो विशेषता है, कुछ अधिकार नकारात्मक है, कुछ अधिकार सकारात्मक है। नकारात्मक अधिकार जो होता है वो राज्य को कहता है कि आप यह काम नहीं करेंगे, जैसे स्पष्ट करता है विधिक समग्रता, राज्य कानून के साथ, राज्य जो है यानी सरकार जो है भारत के सभी नागरिकों के साथ एक समान कानूनी व्यवहार करेगा।
राज्य यानी सरकार जो है, चाहे स्टेट हो या सेंटर, सरकार की परिभाषा में बहुत सारा चीज है, हम वो बताएंगे विशेषता के बाद। सरकार में सुनिए लीजिए, अनुच्छेद 12 में सरकार की जो है विशेषता दिया गया है अनुच्छेद 12 में। तो यह राज्य जो है, राज्य के बारे में जो है वर्णन दिया गया है। तो राज्य में जो है कई चीज शामिल किया गया है। स्टेट बैंक को भी राज्य है। जो स्थानीय निकाय है, पंचायत या विधानमंडल है, संसद है, या आपको LIC है, या राज्य की संसद है, सब जो है राज्य की परिभाषा में आता है। वैसा कोई भी संस्थान जिसको नियम बनाने और नियम को लागू करने के लिए आपको बाध्य करने की शक्ति अगर उसको है तो वो राज्य की परिभाषा में आ जाएगा। अब मान लीजिए स्टेट बैंक कोई नियम बनाता है और उसको आप पर थोपता है कि आप उसको पालन करेंगे, नहीं तो निकासी नहीं होगा। अगर स्टेट बैंक के किसी निर्णय से अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तुरंत अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं। या कोई भी संस्था जिसको नियम बनाने और उसको लागू करने के लिए आपको बाध्य कर रहा है, विवश कर रहा है, तो वह सरकार या राज्य की परिभाषा में आता है। तो आप देख रहे हैं, अगर वह संस्था आपके अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप झट सिंह जो है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो यह स्थिति है। तो हम लोग जो है नकारात्मक, कुछ अधिकार राज्य पर प्रतिबंध लगाता है और कुछ अधिकार राज्य को कहता है कि यह काम करे। जैसे कि अनुच्छेद 14 कहता है कि सरकार सभी के साथ एक समान कानून व्यवहार करेगा, या कोई भी राज्य। अगर स्टेट बैंक कोई नियम निकाला है तो नियम सभी ग्राहकों के लिए समान होना चाहिए। समझ रहे हैं? विशिष्ट स्थितियों में भेदभाव का है गुंजाइश। उसके बाद वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। उसके बाद नियोजन में अगर राज्य किसी नियुक्ति कर रहा है तो उसमें जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं। उसके बाद स्वतंत्रता है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, या अनुच्छेद 19 के तहत जितने प्रकार की स्वतंत्रता है उसमें राज्य जो है, जो संविधान में उपबंध दिया गया है, जो प्रतिबंध का आधार है, उसके अलावा प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। तो ये नकारात्मक है। सकारात्मक कहता है कुछ करने के लिए। जैसे आप जानते ही हैं अनुच्छेद 17 क्या करता है? अस्पृश्यता का अंत करता है। यानी अस्पृश्यता को अंत करने के लिए राज्य कानून बना सकता है। अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया है। अनटचेबल एक्ट जो है, आप देखे होंगे, बनाया है 1955 में। तो कुछ सकारात्मक है जो राज्य को करने के लिए। अब जैसे अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार है। अब शिक्षा के अधिकार में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया है, देख रहे हैं। तो कुछ अधिकार सकारात्मक है, कुछ अधिकार नकारात्मक। जो नकारात्मक अधिकार होता है वो राज्य को कहता है कि आप कोई विशिष्ट कार्य न करें, और सकारात्मक अधिकार कहता है कि आप कुछ कर सकते हैं। उसके बाद अगला विशेषता है कुछ अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार की विशेषता अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा? कुछ अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। अब आप कहेंगे कि कुछ अधिकार कौन है? तो सबसे पहले 15, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव। यह राज्य जो है केवल भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन विदेशी नागरिक को जाएगा तो भेदभाव तो किया ही जाएगा। धर्म के आधार पर भेदभाव हो सकता है, लिंग के आधार पर भेदभाव 16। अगर राज्य सार्वजनिक नियुक्ति में अगर राज्य जो है यानी सरकार अगर अपनी बहाली कर रही है, कोई विज्ञापन निकाला है, तो उसमें भेदभाव नहीं कर सकता है भारतीय नागरिकों के साथ, लेकिन विदेशी के साथ तो होगा ही ना। 15, 16, 19, 29 यह जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत वाक अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगम, संचरण, वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार, दांडिक विधि एक ही अपराध के लिए एक बार, ये जो भी स्वतंत्रता देख रहे हैं 19 में, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अगर मान लीजिए कोई विदेशी नागरिक आएगा, आप सीधे भारत में व्यापार नहीं कर सकता है, उसको अनुमति लेना होगा। लेकिन आप व्यापार कर रहे हैं तो कोई अनुमति लेना पड़ता है? नहीं।
अगर कोई विदेशी आदमी आएगा सीधे कहीं नहीं चला जाएगा, पहले पासपोर्ट लेना पड़ेगा उसको, तब भारत में आएगा। ऐसे कैसे आएगा? तो आप देख रहे हैं, या कोई भी विदेशी आदमी आके यहाँ समूह नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि उसको यह अधिकार नहीं है। कोई विदेशी नागरिक आके कुछ भी नहीं बोल सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है कि आप नहीं बोलिएगा। समझ रहे हैं? आप देखे होंगे कोरोना काल में कैसे जो है प्रतिबंध लगाया जाता है। अब सारे देश के जो प्लेन है, हवाई जो है मार्ग को सस्पेंड कर दिया गया है, विदेशी यात्रियों को प्रतिबंधित कर दिया कि नहीं आना है। क्यों? क्योंकि आपको भेदभाव करने का अधिकार है। देख रहे हैं 15, 16, 19, 29 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। इसलिए कोरोना काल में देखते नहीं है, आप जहाज से या हवाई मार्ग से जो आता है उसको प्लेन को जो है रोक देता है, या कोई देश सूची में आता है कि 15 देश के यात्री जो है अगले 15 दिन तक भारत नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नहीं उतर सकता है, प्रतिबंध लगा दिया गया। यही स्थिति है, तो आप देख रहे हैं। उसके बाद है तो 15, 16, 19, 29, 30 29-3 संवैधानिक देखिए संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक है उसको प्राप्त है, वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और 30 भी जो है जो भाषाई और धार्मिक जो है अल्पसंख्यक समुदाय है उसको अपने मनपसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद रक्षा की व्यवस्था, जैसा कि जानते होंगे कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में ही जो है अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि राज्य कोई भी ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को सीमित करता हो, मूल अधिकारों को काटछाट करता हो, मूल अधिकारों को विनष्ट करता हो। और अनुच्छेद 32 अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो सीधे उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार दिया गया है। तो मौलिक अधिकार की संविधान में ही रक्षा की व्यवस्था की गई है, जैसा कि आप समझ गए। अब हम लोग सर्वाधिक विस्तृत अधिकार है। अब देखिए भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया गया है वो सर्वाधिक विस्तृत अधिकार है। विश्व के किसी भी देश में इतना बड़ा अधिकार किसी देश के संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया है, भारत के संविधान में है। आप समझ सकते हैं, अगर आप भारत के संविधान को आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत जैसा देश तो पूरे विश्व में नहीं है। भारतीय मूल्यों को भी उतना ही संरक्षण दिया गया है और इसके अलावा उदारता को भी उतना ही महत्व दिया गया है। संविधान का निर्माण 1946 से लेके 50 के बीच में हुआ था। उस दौरान जो है इतनी उदार संविधान कहीं जो है किसी देश के संविधान में इतना अधिकार नहीं दिया गया है। तो भारत के संविधान में जो व्यापक अधिकार है, इसमें सर्वाधिक विस्तृत अधिकार जो है इसमें दिया गया है। और 12 से लेकर अनुच्छेद 12 से लेकर 23 तक प्रावधान है, देख रहे हैं। उसके बाद व्यवहारिकता पर आधारित भारत के जो मौलिक अधिकार है व्यवहारिकता पर आधारित, कोरे कल्पना सैद्धांतिक नहीं है। आप व्यवहार कर रहे हैं, अब हम ही बोल रहे हैं, अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं। आप ही जो है चले जाते हैं दिल्ली, चले जाते हैं कलकत्ता, कोई रोक टोक है? अधिकार का उपभोग कर रहे हैं। कोई क्लब बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, आप कोई भी कारोबार शुरू कर लेते हैं, कभी पढ़ाना शुरू कर देते हैं, कोई बिजनेस शुरू कर देते हैं, कोई भी कारोबार आप करते हैं, कोई रोक टोक है? आप अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। उसके बाद आपको पुलिस जो है परेशान भी नहीं करता होगा अगर आप गलती नहीं करेंगे तब। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसका अर्थ है कि व्यवहारिकता पर आधारित है। इसके अलावा भारतीय संविधान में जो समाज के कमजोर वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, सबके हितों की रक्षा की भी व्यवस्था की गई है। जैसा अनुच्छेद 15(3) स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान है। 15(4), 15(5), 15(6) EWS
समाज के जो पिछड़े वर्ग है सबकी रक्षा की व्यवस्था की गई है, विशेष उपबंध करने की प्रावधान किया गया है। आप देख रहे हैं अनुच्छेद 16 में जो सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16(4) के तहत ही होता है। आप देख रहे हैं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण जो है अनुच्छेद 15 के तहत होता है। इसके अलावा जो समाज के कमजोर वर्गों में जो भेदभाव था, अस्पृश्यता, उसको भी अंत किया गया है। विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई अनुच्छेद 18 में। विशेषाधिकार जहां होता है संपत्ति के अधिकार पर, संपत्ति के आधार पर लोगों का जो है वर्गीकरण किया जाता है, वह समाज में जो है एक असमानता लाता है, वो लोकतंत्र के लिए जो है खतरनाक होता है। इसलिए उपाधियों को भी समाप्त कर दिया गया है सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए। सुप्रीम कोर्ट 2013 में लाल बत्ती पर भी रोक लगा दिया है। वीआईपी कल्चर किस बात का? सभी को समाज में, संविधान में समान अधिकार दिया गया है। उसके अलावा अगर भारत के किसी समुदाय के कोई विशिष्ट संस्कृति है, कोई भाषा है, तो उसको संरक्षण करने का भी अधिकार दिया गया है। जैसा कि अनुच्छेद 29 से 30 भारत के जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। तो आप देख रहे हैं इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो बलात् श्रम है उसको निषेध किया गया है। जबरदस्ती पहले के ज़माने में लोग जबरदस्ती काम करवा लेता था, मतलब बेगारी। अब ऐसा नहीं है, बेगारी कराने का किसी का हैसियत कहाँ है? बेगारी काम कीजिए, पैसा दीजिए, बात खत्म। पहले वाला जमाना नहीं है। तो यह स्थिति है। तो आप देखेंगे भारत के संविधान के जो मौलिक अधिकार है वो व्यवहारिकता पर आधारित है। इस अधिकार में समाज के सर्वांगीण विकास के लिए व्यवस्था की गई है। इसके अलावा समाज के कमजोर लोगों के लिए, महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान का व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी व्यापक जो है प्रावधान है, या व्यापक जो है सुरक्षा जो है व्यवस्था की गई है। तो आप देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार कैसे व्यवहारिकता पर आधारित है, और यह अधिकार असीमित नहीं है, निरंकुश नहीं है। आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपको एक दायरे में रहकर बोलना होगा। बस में जा रहे हैं, कहीं महिला बैठा हुआ है तो बोलने में संकोच होता है कि ऐसा कोई नहीं बोले जिससे उनको आपत्ति हो। अब एक बार कहानी बताते हैं। हम चले गए थे संपूर्ण क्रांति में, चूँकि हम उसी गाड़ी में यात्रा करते हैं संपूर्ण क्रांति में ही। बगल में एक मैडम बैठी थी, हम उनको आंटी कह दिए आज से 7-8 साल पहले। अब हम ही पर गर्मा गई। अब दिख रही थी आंटी जैसे, और आंटी कह दिए, अब हम ही पर गर्मा गई। और हमारे मित्र लोग थे, उधर पकड़ किए नहीं तो उस जगह स्थिति खराब हो जाती। उसके बाद से हम आज तक जो है इन शब्दों से बचते रहे हैं। तो मेरा भी अनुभव जो है आंटी वाला बड़ा ठीक नहीं रहा। मतलब जीवन में, चूँकि हम तो अभी जीवन में कभी विवाद किए ही नहीं है, हम विवाद नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि हम विवाद क्यों करें, क्योंकि गांधीवाद का हम समर्थक हैं, इसलिए हिंसा में हमको विश्वास नहीं। तो यह स्थिति है। तो आपको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है, आप उतना ही बोलेंगे, क्योंकि एक दायरे में रहकर बोलना होगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 19 ख के तहत जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उस प्रतिबंध के तहत ही आपको बोलना होगा। जैसे कि लोक व्यवस्था, न्यायालय अवमान, राष्ट्र की एकता अखंडता, नैतिकता, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, ये सारे जो है अलग अलग जगहों पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 19 में जो है जो एकता अखंडता है, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है, लोक व्यवस्था है, नैतिकता है, एकता अखंडता है, इसके दायरे में रहकर ही बोलना होगा। तो आप समझ गए। तो अधिकार निरंकुश नहीं है, सीमित अधिकार है। अब हम लोग मौलिक अधिकार की विशेषता समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग मौलिक अधिकार की वर्गीकरण देखेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे प्रारंभ में मौलिक अधिकार जो है, प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 था। एक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, वह अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया है।
अब हम 6 मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला है समता का अधिकार। इसका वर्गीकरण अनुच्छेद 14 से 18 में की गई है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात कही गई है। यानी कानून जो है, कानून के समक्ष सभी बराबर है और कानून सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। कानून के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इसी में जो है समान लोगों के साथ, समान परिस्थितियों के लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान परिस्थितियों के लोगों के साथ असमान व्यवहार की जाती है। जैसे समाज के कुछ कमजोर वर्गों के लिए सरकार की ओर से विशेष रियायत दी जाती है, कभी आवास निर्माण में, कभी वृद्धा पेंशन में, कभी बच्चों की छात्रवृत्ति में, आप देखते होंगे ना, वह इसी के तहत है। समान अब आयकर अधिनियम के 4 स्लैब रहता है। 10 लाख 5 लाख से लेकर 10 लाख के बीच का अलग स्लैब होगा, अलग दर होगा। 10 लाख से 20 लाख का अलग दर होगा। 30 लाख से ऊपर का अलग दर होता है। तो अलग अलग जो वर्गीकरण किया जाता है उनसे 14 के तहत ही किया जाता है। इसमें स्पष्ट है समान लोग परिस्थितियों के लोगों के साथ समान, असमान परिस्थितियों के साथ असमान, लेकिन कानून के समक्ष सभी बराबर है। कानून, अब देखिए, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल के पिताजी नंदलाल बघेल नाम है, समाज के कुछ विशिष्ट समुदाय के प्रति जो है अशोभनीय अपमानजनक टिप्पणी किया था। विशिष्ट समुदाय में खोल ही देते हैं आपको ब्राह्मण समुदाय। आपको ब्राह्मण नहीं बोलना है, विशिष्ट बोलना है, विशेष बोलना है। और उस पर मुकदमा हो गया, गिरफ्तार हो गया है मुख्यमंत्री के पिता पर। तो कानून सभी के साथ बराबर व्यवहार करेगी ना, देख रहे हैं। अब हम लोग दूसरा है अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 में राज्य को, यानी राज्य में सब आता है, बैंक भी आ जाता है, LIC भी आ जाता है, कोई अधिकरण है वो भी आ जाएगा, विधानमंडल है, पंचायत है, सरकार है, ये सब आ जाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी राज्य है। तो राज्य जो है अपने कार्यों में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 एक कहता है। 15(2) जो है प्राइवेट व्यक्तियों, आपको भी कहता है कि आप किसी भी सार्वजनिक दुकान, तालाब, पार्क, भोजनालय, बैठका में आप किसी को यह कह नहीं सकते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल है या कोई बैठका है जहाँ बैठे हैं और समाज के सभी वर्गों के लोग हैं, तो किसी भी वर्ग के लोगों को आप यूज कर कलर पे, रंग पे आप यह नहीं कर सकते तू काला है चले जाओ। ऐसा करने का अधिकार आपको है ही नहीं। न मूल वंश के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न यह कह सकते हैं कि आपका जन्म वहां हुआ है आप यह नहीं कर सकते। ऐसा करने का किसी को अधिकार नहीं है। तो भेदभाव का निषेध किया गया है। अब देखिए बस में आप जाते होंगे तो महिलाओं के लिए सीट आरक्षण किया जाता है। अगर किसी महिला को जेल चली गई है तो बेल में जो है बड़ा, पुरुष का भी बेल होगा और महिलाओं का, तो महिलाओं का बेल जल्दी हो जाता होगा। अलग अलग महिलाओं के लिए जो बस में सीटों का आरक्षण किया जाता है, मेट्रो में आरक्षण किया जाता है, वो अनुच्छेद 15(3) के तहत ही होता है। स्पष्ट करता है कि बालकों और महिलाओं के लिए राज्य विशेष सुविधा का, विशेष व्यवस्था का प्रयास करेगा। तो इसी के तहत जो है अनुच्छेद 15 के तहत ही की जाती है। 15(4) जो है समाज के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 15(5) भी शैक्षणिक संस्थानों में ही है, निजी या प्राइवेट दोनों, सरकारी। 15(6) जो है EWS के लिए नया आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 16 में जो है नियोजन में अफसर के राज्य के अधीन जितने भी पदों की बहाली होती है उसमें एक समान अवसर सबको मिलता है। एक समान अवसर देने का प्रावधान इसमें है। इसी में सरकारी, इसमें नियुक्ति, प्रोन्नति, आरंभिक नियुक्ति सभी है। अनुच्छेद 16(4) में सरकारी नौकरियों में जो समाज के सभी वर्गों को जो सरकारी नौकरी में अनुच्छेद आरक्षण दिया जाता है वह 16(4), 5 इस सब के तहत ही दिया जाता है। अनुच्छेद 17 जो है
अस्पृश्यता, देखिए हिंदू समाज में प्राचीन काल से ही एक धारणा था, इसका ये छू लेगा, उसके यहाँ खा लेगा तो छुआछूत हो जाएगा, पहले था। अब हम लोग तो एज ज़्यादा हो गया है तो हम लोग हल्का हल्का, मेरे साथ ऐसा तो कोई वाक्य नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग जो है प्रॉपरली जो है हम न देखे थे न हम जो है ऐसा कभी सुने हैं, मतलब सुने तो बहुत है, लेकिन कई लोग हमारे साथ रहते हैं तो ऐसा बोलते ही रहते हैं, लेकिन हम जो है इग्नोर ही करते हैं, हम कहते हैं कि ऐसे ही सब है। वो हमारे साथ रहते हैं लेकिन दूसरे के प्रति जो है अच्छा धारणा नहीं रखता है। तो ये सब जो है संविधान की समझ होगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो पहले अब उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इस सब में हमेशा जो है सब सुनता रहता है कि सुनते रहते हैं कि भेदभाव कर रहा है, समझ रहे हैं। पहले मेरे बाबा कहानी सुनाते थे वह बहुत पहले, कि उसके यहाँ का अन्न जो है खाएगा तो अच्छी हो जाएगा, मतलब लोग नहीं खाता था पहले, लेकिन अब मेरे अखिल में ऐसा कोई वाक्य नहीं है, न मेरे साथ ऐसा हम देखे हैं। अस्पृश्यता का अंत, तो ये अनुच्छेद 17 जो है समाज में जो विभिन्न प्रकार के छुआछूत था उसको अंत जो है घोषित करता है। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत करता है, समझ रहे हैं। उपाधियों का ब्रिटिश शासनकाल में विभिन्न प्रकार के जो है लॉर्ड, वारेन, राजा, ये सब की उपाधि दी जाती थी, इसको जो है अंत किया गया है 18 में। समाज में एक समता लाने के लिए, सभी लोगों में आपसी जो है मेल जोल, एक बंधुता बढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं। इससे राष्ट्र की एकता अखंडता को भी मजबूती मिलती है। तो अनुच्छेद समता का अधिकार आप समझ गए हैं। अब हम स्वतंत्रता का अधिकार पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 19 क में वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का भी काफी विस्तार किया गया है। इसमें आंख, कान, नाक, आप इशारा करते हैं, आंख मारते हैं, कान ऐसा करते हैं, माथा डोलाते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, ये सब इसी के तहत है वाक्य अभिव्यक्ति। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए ट्रेन में कोई आपसे बात कर रहा है, आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं, वो भी आपका अधिकार ही है। वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आंख, कान, नाक, मुंह हिलाकर, हाथ हिलाकर संकेत करना, बोलकर पेपर में अपना लेख प्रकाशित करना, भाषण देना, ये सब आ जाता है। किसी से बात नहीं करना भी इसी में शामिल है, वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको प्रतिबंध है, प्रतिबंध है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। लोक व्यवस्था, आप किसी भी समय कोई भी जो है बात नहीं बोल सकते हैं। नैतिकता भी है, लोक व्यवस्था है। अब मान लीजिए अमेरिका के साथ भारत की दोस्ती या अमेरिका के विरोध में नारा नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए उससे संबंध खराब हो जाएगा तो नारा नहीं लगाना होगा, अब वैसे तो बोलते ही हैं। राष्ट्रीय एकता अखंडता, अब भारत विरोधी नारा नहीं लगा सकते हैं आप, देश की टुकड़े टुकड़े में कर देंगे, ऐसा नारा लगाने का अधिकार कहाँ है। न्यायालय ने अगर कोई वचन दिए हैं तो आप उस वचन से आप पीछे नहीं हट सकते हैं, अवमानना का कार्रवाई हो जाएगा। तो इस पर भी प्रतिबंध है। सम्मेलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ख में है। सम्मेलन में आप जो चुनावी सभा करते हैं या विभिन्न प्रकार के जो समारोह करते हैं, सम्मेलन या किसी प्रकार का जुलूस निकालते हैं, सम्मेलन में जुलूस निकालना भी है, जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, ये सब इसी में है। संगम या संघ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो क्लब बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, स्कूल खोल देते हैं, सब इसमें शामिल है। संचरण का अधिकार, भारत के किसी भाग में जाने, बस जाने, रहने की स्वतंत्रता आप 19 घ में है, लेकिन इस सब पर प्रतिबंध है। अब सम्मेलन की स्वतंत्रता में कहीं भी सम्मेलन नहीं कर सकते हैं, ये बात सुन लीजिए। इसमें सम्मेलन की स्वतंत्रता में कहीं भी सम्मेलन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस पे प्रतिबंध है। अब कहिएगा कि सम्मेलन की सार्वजनिक सुरक्षा के हित में, अब मान लीजिए ट्रेन चल रहा है, आप वहां सम्मेलन करने लगे हैं, सार्वजनिक सुरक्षा होना चाहिए ना।
आप ऐसा जगह सम्मेलन कर रहे हैं जहां लोगों को जो है दिक्कत हो रही है, वह सम्मेलन मान्य नहीं है। आप राजमार्ग पर सम्मेलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अन्य लोगों को भी कठिनाई होगी। तो सम्मेलन का स्थान और समय निर्धारित करने का अधिकार राज्य को है। आप सम्मेलन का अधिकार है कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण होना चाहिए, बलवा नहीं होना चाहिए। बलवा होगा तो कार्रवाई होगा। सुन लीजिए, सार्वजनिक सुरक्षा के हित में संगम या संघ बनाने का अधिकार। देखिए, संगम या संघ बनाने का अधिकार है, लेकिन सभी प्रकार का संघ नहीं बना सकते हैं। आप साधारण जनता के हित में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप मान लीजिए संगम या संघ बना रहे हैं, ऐसा संघ बना रहे हैं जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप वैसा नहीं कर सकते हैं। संचरण सभी जगह जा सकते हैं, भारत के किसी भाग में जा सकते हैं, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के हितों की रक्षा के लिए और सामान्य जनता के हित के लिए उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप एक चीज बताइए, आप जाते हैं कहीं तो मोटरसाइकिल से जब चलते हैं तो आप हेलमेट अनिवार्य किया जाता है। क्यों? आपके हित के लिए हेलमेट इसी के तहत है, यह याद रखिए। चूंकि हेलमेट जो है, अब व्यक्ति उपजीविका व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, आजीविका के लिए कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन उस पर आजीविका, उस पर भी जो है प्रतिबंध है। आप कहिएगा क्या प्रतिबंध है? तो राज्य जो है, आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं तो योग्यता निर्धारित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई स्कूल खोल रहे हैं तो स्कूल के प्रिंसिपल इतना पढ़ा होना चाहिए, योग्यता निर्धारित कर दिया। आपका कारोबार कभी भी राज्य ले सकता है, समझ रहे हैं? तो यह स्थिति है, लेकिन इसमें जो है कोई भी कारोबार नहीं। अब मान लीजिए अब हम तो बिहारी हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अब मान लीजिए जो अवैध धंधे में शामिल है, आपको उसके आजीविका पर जो है इससे कोई मतलब वैसा काम, मतलब जो लोक व्यवस्था के विरुद्ध होगा वह काम नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 देख लिए, अनुच्छेद 20 जो है, और अनुच्छेद 20 के तहत जो है दांडिक विधि को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर जो है रोक लगाता है। यानी कोई विधि, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है, अभी अपराध किया है, तो वर्तमान समय में वह अपराध नहीं था, समझ रहे हैं? और अभी कोई कानून लगाकर उसको अपराधी नहीं बना सकते हैं। अभी कोई भी काम किया है और वह कानूनी दायरे में वो अपराध नहीं है, तो राज्य अभी अपराध के बाद कोई कानून बनाकर उसको अपराधी नहीं बना सकता है। तो अनुच्छेद 20 कहता है कि दांडिक विधियों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया सकता है। यानी कोई भी अपराध जिस समय किया गया था वह अपराध नहीं था, अब बाद में कानून बनाकर उसको अपराधी नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन सिविल में हो सकता है। मान लीजिए अभी आप कारोबार कर रहे हैं, उस पर कर नहीं लगा हुआ था, लेकिन 6 महीने के बाद राज्य जो है कानून बनाकर यह निर्धारित कर सकता है कि आपको 10% टैक्स देना होगा, और आप देंगे। क्यों? क्योंकि सिविल जो विधि है उसको भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। आप सुनते होंगे कई बार कानून को जो है पीछे के डेट से लागू किया गया है। कानून बना भी, लेकिन लागू हो रहा है 1 साल पहले से। लेकिन दांडिक मामलों में नहीं होगा, सिविल कानूनों में होगा, दांडिक में नहीं। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो एक ही अपराध के लिए उसको बार बार दंडित नहीं किया जा सकता है, स्पष्ट किया गया है 20 जो है। और अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखिए, न्यायालय द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को इतना विवेचना किया गया है जिसमें वे सभी अधिकार इसमें शामिल है जो किसी व्यक्ति के जीवन सार्थक, उपयोगी और जीवन जीने लायक बनता है। अब इसमें क्या नहीं है? अब देखिए, हम आपको इसमें जो है एक एक करके आपको बता रहे हैं इस अधिकार में कितना व्यापक इस अधिकार का विवेचना की गई है। जैसे कि
बंधी श्रमिक न बनाए जाने का अधिकार, कोई भी आदमी आपको बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता है। अच्छे पर्यावरण का अधिकार, आश्रय का अधिकार, मुकदमे में मतलब एकांतता का अधिकार, हाथ में डंडी बेड़ा लगाने के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई पुलिसकर्मी हाथ में डंडी बेड़ा लगा रहा है तो आप विरोध कर सकते हैं, क्यों? नहीं लगा सकता, आपका अधिकार ही नहीं लगवाने का। लेकिन अगर भाग जाने की आशंका अधिक होती है पुलिस को, तो उस स्थिति में लगाया जा सकता है। इसके अलावा स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ वायु का अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, अच्छी सड़कों के अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, निजता का अधिकार, ध्वनि प्रदूषण से मुक्त रहने का अधिकार, रात्रि में सोने का अधिकार, बहुत सारा अधिकार है 24-25 को। तो आप पीडीएफ में है, आप देख लीजिएगा, हम बोल दिए हैं मेनली। गरिमा का अधिकार भी है, कुछ दशाओं में स्वैच्छिक मृत्यु का भी अधिकार है। कुछ दशा आप लोगों को नहीं, जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहा है उनमें थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट तय करता है। तो ये सारे अधिकार है। प्राण में दैहिक, विदेशों में जाने का अधिकार इसी से प्राप्त होता है, अनुच्छेद 21 से, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 20(2) उसके बाद 22 है। अनुच्छेद 22 जो 21 क में शिक्षा का अधिकार है, और अनुच्छेद 22 में जो है वह कानूनी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अगर उसमें क्या है कि अगर आपकी गिरफ्तारी, मतलब किसी का गिरफ्तारी हो जाता है, तो गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, वकील से परामर्श लेने का अधिकार, उसके बाद अपनी बचाव करने का अधिकार शामिल किया गया है। लेकिन 2 अवसरों पर नहीं है। निवारक निरोध मामलों में जो है ऐसा नहीं दिया गया है, क्योंकि निवारक निरोध जो है ऐसा कानून होता है जिससे क्या होता है, राज्य की सुरक्षा जो है संकट में पड़ने की आशंका रहती है। दूसरी बात कि शत्रु देशों के नागरिकों को इसको जो है सुरक्षा प्रदान नहीं किया गया है। वकील से परामर्श लेने का, किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, 24 घंटे का, अगर कोई पुलिस गिरफ्तार कर लिया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष भेजना होगा, लेकिन यात्रा समय को छोड़कर। इसमें यह प्रावधान है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। अगर समाज में किसी को पुलिस प्रताड़ित करता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप 24 घंटे के अंदर नहीं, अब पुलिस अपने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाता है कोर्ट में, इसी के अनुच्छेद 22 के तहत ही ले जाता है। पुलिस से आप पूछ सकते हैं किस कारण गिरफ्तार किया गया है। आप वकील से परामर्श ले सकते हैं, आपके राइट है, इसका उपभोग आप लोग करते हैं। तो 22 हो गया। निवारक निरोध के बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह राज्य की एकता अखंडता के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए जो है किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का प्रावधान करता है, इसमें बिना कारण बताए गिरफ्तार करने का। तो अनुच्छेद 22 देख लिए। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। देखिए, भारत में प्राचीन काल से ही जो है समाज के कुछ तबकों के बीच हमेशा शोषण किया था, बेगारी कराना। अब कोई भोज खाने जा रहा है, लोटा लेके जा रहा है, काम करवा लिया, अब कुछ पैसा नहीं दिया, फ्री में जब चाहे, अब उसको काम करने की इच्छा नहीं है, फिर भी आप उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको क्या किया गया है? बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को आप बाध्य नहीं कर सकते कि मेरा काम करे। अगर आप बाध्य कर रहे हैं तो उसको जो प्रचलित मजदूरी दर है उसको मजदूरी देना होगा, निःशुल्क नहीं। इसके अलावा आप देख रहे हैं इसी में है 14 वर्ष से कम बालक को किसी भी कारखाने परिसंकटमय नियोजन में काम पर लगाने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। तमिलनाडु के जो माचिस उद्योग है या खनन उद्योग है, खतरनाक उद्योगों में प्रतिबंध किया गया है अनुच्छेद 24 के तहत। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आप देख लिए हैं। अब हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आप देख रहे हैं, इसमें
लोगों के जो है धार्मिक आचरण की उपासना आचरण पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता दिया गया है। इसके अलावा धार्मिक मंदिर की स्थापना इस सब का भी अधिकार है। मंदिर को दान देने चढ़ाना चढ़ाने इसका भी अधिकार है। अन्य धर्मों को मानने इसकी भी स्वतंत्रता इसमें है। धार्मिक स्वतंत्रता के तहत इसी में जो है, और राज्य के अधीन किसी शिक्षण संस्थान में धार्मिक आधार पे समझ रहे हैं कोई धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसमें है। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, अगर किसी समाज के किसी समुदाय को कोई भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको बनाए रखने संरक्षण करने का अधिकार दिया गया है। अगर आप भोजपुरी बोल रहे हैं, हम लोग बज्जिका बोलते हैं, बज्जिका, तो हम लोगों को भी अपना भाषा का संरक्षण करने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 सभी को है। और 30 में जो है अब भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक जो है, अगर उसको अपनी भाषा संस्कृति के संरक्षण के लिए कॉलेज, स्कूल कॉलेज ये सब खोलने का अधिकार है। क्योंकि स्कूल कॉलेज इसलिए कि अगर किसी को भाषा संस्कृति अपनी संस्कृति को रक्षा करना है तो शैक्षणिक संस्थान की स्थापना करके उसको कर सकता है। तो अनुच्छेद 29-30 देख लिए। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो जाता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय में जा सकता है, और न्यायालय उस अधिकार के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और इस अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय रीट भी जारी करता है। तो उतना डीपली नहीं जाना है। अब हम लोग अधिकार का वर्गीकरण आप देख लिए हैं। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार का महत्व और फिर आलोचना। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे मौलिक अधिकार जो है का महत्व क्या है। मौलिक अधिकार का सबसे बड़ा महत्व क्या है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। यानी न्यायालय द्वारा जो है अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उस अधिकारों को लागू कराने के लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय हमेशा आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सदा खड़ा रहता है, तत्पर रहता है। तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद प्रजातंत्र का आधार स्तंभ। देखिए, मौलिक अधिकार प्रजातंत्र का आधार स्तंभ के रूप में काम करता है। पूरी प्रजातांत्रिक व्यवस्था इस अधिकारों पर निर्भर है। अब प्रजातांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है नागरिक स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, कानून की समता, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव, विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा, ऊंच नीच किसी प्रकार का नहीं। कारोबार, वृत्ति, उपजीविका, कारोबार की स्वतंत्रता, संस्कृति, शिक्षा, अगर भाषा, इसकी रक्षा का अधिकार। लोकतंत्र में समाज के सभी वर्गों के साथ एक समान व्यवहार, नागरिकों को पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है। उपासना की स्वतंत्रता भी उसमें रहता है। समाज के अलग अलग वर्गों की अपनी जो संस्कृति है, भाषा है, रीति रिवाज है, उसकी संरक्षण जो है की जाती है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता है। यही लोकतंत्र है। अब देख रहे हैं प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है। आप प्रजातंत्र लोकतंत्र दे दिया, आप बोलने का अधिकार ही नहीं है। भाषण कैसे दीजिएगा? वोट कैसे मांगने जाइएगा? लोगों से बात कैसे कीजिएगा? बात कीजिएगा, लोग यहाँ जाइएगा कैसे? प्रजातंत्र निरस्त हो जाएगा ना। तो प्रजातंत्र का आधार स्तंभ है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, प्रजातंत्र का आधार स्तंभ। और अब हम लोग आगे जो है चर्चा करेंगे सर्वांगीण विकास। अब देखिए, मौलिक अधिकार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है। बिना इसके, समझ रहे हैं, लोग विकास नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तो पढ़िएगा कैसे? टीचर से सवाल पूछिएगा। आपको कारोबार नहीं करने दिया जाएगा तो आप जो है कैसे जो है विकास कीजिएगा?
पढ़िएगा कैसे। मौलिक अधिकार सर्वांगीण मानसिक और शारीरिक विकास के लिए जो है आवश्यक शर्त होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम लोग इसके अलावा जो है आप देखे हैं, अब हम लोग मनमानी शासन पर नियंत्रण। देखिए शासन जो है, देखिए मनमानी शासन पर नियंत्रण। देखिए पहले राजाओं का शासन होता था, इसके लिए पहले राजा निरंकुश होता था, लेकिन अब तो लोकतंत्र है, बहुमत का शासन होता है। लेकिन बहुमत के शासन में भी कोई कोई तानाशाह बन जाता है, नागरिकों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा जाता है। जैसा कि मुझे ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बोलेंगे, आपातकाल लागू कर दिया गया था 1975 में, इंदिरा गांधी के समय था। आपको बोलना नहीं है, न कॉपी पे उतारना है, समझने के लिए। ये सब किसी भी दल बिल्कुल तटस्थ भाव से आंसर लिखना है। आपातकाल लागू हो गया, तानाशाह बन गया था, अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन मौलिक अधिकार से क्या होता है, स्पष्ट व्यवस्था है कि आपको इतना देना ही है, आप लड़कर ये अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मनमाना शासन है, तानाशाही शासन है, उसको क्या करता है, काबू में रखने का प्रयास करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण में सामंजस्य स्थापित करता है। देखिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्र की सुरक्षा, दोनों में सबसे महत्वपूर्ण है राष्ट्र की सुरक्षा। कहिए कैसे? तो राष्ट्र रहेगा तभी तो आप रहिएगा, राष्ट्र ही का नहीं रहेगा तो क्या रह कर क्या कीजिएगा। इसलिए यह क्या करता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण, समाज में नियंत्रण में, राष्ट्र की सुरक्षा में नियंत्रण स्थापित, एक क्या संतुलन बनाने का काम जो है करता है। जैसा कि आप देखे हैं, तो इस अधिकार के द्वारा आप कार्यपालिका व्यवस्थापिका को बाध्य किया जा सकता है कि आप इन अधिकारों की रक्षा करें। मौलिक अधिकार ही बात करता है। अगर मौलिक अधिकार नहीं रहेगा तो आपके बोलने की आज़ादी पर जो विरोधी दल है, विपक्षी पार्टी है, उसको कोई भी आदमी जो है चुप करा देगा, पत्रकार को चुप करा देगा। तो मौलिक अधिकार से क्या होता है कि वह जो है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका या शासन के अंगों पर एक प्रकार का नियंत्रण रखता है, समाज में एक संतुलन बनाता है। तो व्यक्ति और सामाजिक नियंत्रण जो है में सामंजस्य स्थापित करता है। अब हम लोग अब जो है अगला जो है इसमें इतना ही था। उसके बाद जो है एक पॉइंट और है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, तो समझिए गए हैं। उसके बाद जो है अब हम लोग चर्चा करेंगे आलोचना पे। तो मौलिक अधिकार की आलोचना में देखेंगे, यह केवल राजनीतिक अधिकार है, इसमें जो है सामाजिक और आर्थिक अधिकार नहीं दिया गया है। आलोचकों का कहना है कि इसमें केवल राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार केवल राजनीतिक अधिकार है, इसमें सामाजिक आर्थिक अधिकार शामिल नहीं है, या केवल राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए। और उन लोगों का कहना है कि राजनीतिक स्वतंत्रता या राजनीतिक लोकतंत्र तब तक व्यर्थ है जब तक लोगों को आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र या सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगा। दूसरा आलोचना का आधार है कि सभी अधिकार इसमें शामिल नहीं है। अब आप देखिएगा, आलोचकों का कहना है कि इसमें काम पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए। तो जो आलोचक है उसको समझना चाहिए, किसी भी देश में जो अधिकार दिए जाते हैं वो राज्य के संसाधन पर निर्भर करता है। अगर उस देश के पास संसाधन अधिक है तभी तो आपको काम पाने का अधिकार, लोक सहायता पाने का अधिकार दिया जाएगा। भारत के पास तो संसाधन की कमी है ना, इसलिए जो महत्वपूर्ण अधिकार है उसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बना दिया गया, और जो
जिन संसाधन की कमी थी उसको निदेशक तत्व में जोड़ दिया गया है। लोक सहायता का उपाय या समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा या काम पाने का अधिकार, चूंकि संसाधन नहीं था इसलिए। लेकिन भारत के संविधान निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि जब भारत मजबूत होगा, विकसित होगा, तो फिर काम पाने का भी या जो अधिकार छूट गया है वह क्रियान्वयन होता चला जाएगा। तो निदेशक तत्व में देखते हैं कि बहुत सारा अधिकार है, वह कानून क्रियान्वयन किया जाता रहा है। क्रियान्वयन जो है, अब लोक सहायता पाने का, लोक सहायता लोगों को मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं, तो यह है। और अगला आलोचना है उपचार काफी महंगा। देखिए, आलोचकों का कहना है कि मौलिक अधिकार की जो आलोचना है वह जो है काफी जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो उपचार है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार काफी महंगा, समय लेने वाला और व्यवहार में अधिकांश जनसंख्या से बाहर। अब देखिए कैसे, तो संवैधानिक, अगर मान लीजिए गांव में किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाने में तो समय लगेगा ना। सुप्रीम कोर्ट पहुंचना ही उसके लिए बड़ी कठिन है, और पहुंच भी गया तो फिर उसकी सुनवाई होगी कि नहीं होगी इस पर भी डाउट है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि काफी महंगा, अधिक समय लेने वाला, अधिकांश जनसंख्याओं के अधिकार से बाहर की बात है। यह क्वेश्चन है असंख्य प्रतिबंध और अपवाद। आप जैसा कि जानते होंगे भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों पर असंख्य प्रतिबंध अपवाद लगाए गए हैं। अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद ग के तहत, घ के तहत, अंग के च के तहत तमाम जो प्रतिबंध है लगाए गए हैं। इससे कहा जाता है कि संविधान एक हाथ से नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और असंख्य अपवाद प्रतिबंधों के माध्यम से वापस लेता है। हम अपवाद की चर्चा किए हैं, अब अपवाद में क्या है। अब देखिए, लोक व्यवस्था, सामाजिक विदेशी राज्यों के संबंध, न्यायालय अवमान, राष्ट्र की एकता अखंडता, नैतिकता, सार्वजनिक हित, अनुसूचित जाति जनजातियों की हित, स्वास्थ्य व्यवस्था, इसके अलावा राज्य की सुरक्षा जो बोले ही हैं। तो इन सभी के आधार पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं सबकी चर्चा हम किए ही हैं, पीडीएफ पे दिया है, देख लीजिएगा। तो प्रतिबंध लगाया गया है। और संकट काल में स्थगन, अब कुछ आलोचकों का कहना है कि मौलिक अधिकार 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है और बाकी अधिकार जो है अनुच्छेद 20 से 21 छोड़कर राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा जो है निलंबित करता है या न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित करता है। तो देखिए, स्थगन की व्यवस्था तो निश्चित रूप से की गई है, लेकिन इसमें भी क्या है कि जो स्थगन की व्यवस्था है, जो आधार है और उसकी व्याख्या करने का अधिकार वह न्यायालय पे छोड़ दिया गया है। न्यायालय पे उसका आधार की जो है समुचित व्याख्या न्यायालय द्वारा किया जाएगा, औचित्य का समीक्षा न्यायालय द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ 20 से 21 जो है आपातकाल में भी लागू नहीं किया जाता है और आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। और 44वां संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल में भी अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो आशंका की कोई बात नहीं है, यह याद रखिएगा। इस तरह की कोई प्रश्न आएगा तो आलोचना करके उसका खंडन करना है। तो हम सारे अधिकार पर चर्चा कर दिए हैं। अब मौलिक अधिकार में संशोधन और आधारिक संरचना का सिद्धांत, इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम आगे के टॉपिक्स में अभी संविधान संशोधन में हम स्पष्ट करेंगे। अब देखिए, मौलिक अधिकार का विकास पर थोड़ा सा चर्चा कर लीजिएगा। अब मौलिक अधिकार के विकास में जो है आप बहुत सारा चीज़ जो है देखिएगा, कैसे मौलिक अधिकार का विकास हुआ है या मौलिक अधिकार के अधिकारों में वृद्धि। न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से अधिकार जो है काफ़ी व्यापक हो गया है। अनुच्छेद 19 में जो है प्रचार का, विज्ञापन, राष्ट्रीय झंडा फहराने का अधिकार, उसके बाद कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसके
पेशा के बारे में जानने का अधिकार, जो फ़ोन पर बात करते हैं वो भी अधिकार आपको है, इंटरनेट पर जो चैटिंग करते हैं वो भी अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत है। ये सब न्यायालय द्वारा व्याख्या किया गया है। प्रेस का अधिकार अनुच्छेद 21 में बहुत व्यापक अधिकार है, जितना अधिकार बोले हैं सब अनुच्छेद 19 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। बाकी जितने भी न्यायालय विवेचना ही किया है 24-25 प्रकार का अधिकार इसमें भी है। तो जब भी मौलिक अधिकार में वृद्धि या विकास की बात आएगी तो उसी चीज़ को लिखिएगा, समझ रहे हैं। PDF लिख दिया गया है, आप उसी को व्याख्या कीजिएगा, आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी। तो हम जो है इसी के साथ जो है देखते हैं अधिकारों का, और आप जो है इसको देखते रहिए। अब फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे।